नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले HDFC बैंक स्टॉक के बारे में। HDFC बैंक के नाम से ये स्टॉक NSE और BSE दोनों में लिस्टेड है। देखो, अगर इस स्टॉक के बारे में देखा जाए तो आज इस वीडियो में हम स्टॉक की डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। साथ में स्टॉक का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखते हैं इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या चीजें निकल के आती है, साथ में फंडामेंटल के पिटारे से क्या क्या निकल के आता है। देखेंगे कि स्टॉक में आपको आने वाले टाइम में कितना पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, कितनी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। इतना मैं आपको बता दूं कि स्टॉक को लेके लगातार हमारी पिछले 2 महीने से जबरदस्त कवरेज थी। मैंने इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बनाई थी। मैं आपको बार बार कह रहा था, भाई अगर आपके पास HDFC बैंक का कोई भी स्टॉक है तो 10 से 15 सितंबर तक जरूर होल्ड करके रखना। 10-15 सितंबर के बाद आपको यहाँ पे एक जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा या फिर आपको एक जबरदस्त लेवल का अपर सर्किट भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन आप 25 सितंबर के बाद बिल्कुल भी 25 या 30 सितंबर के आसपास यहाँ पे गिरावट होगी। एक तो वीक जो मंथ का एंड चल रहा है वहाँ पे कंपनी वगैरह के अंदर ऑडिट वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटी लगभग थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है। तो वहाँ पे थोड़ी सी गिरावट इसमें आपको देखने को मिल सकती है। साथ में लिक्विडिटी के कंसर्न भी इंडियन स्टॉक मार्केट में चल रहे हैं। साथ में जो ट्रेडिंग विंडो है वो भी बंद होने वाली है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो अगले जो क्वार्टर के हैं उसके रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको 5-7 दिन मतलब 25 से लेके 5 तारीख तक थोड़ी सी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन लेकिन जल्द ही आपको स्टॉक में फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस स्टॉक की हम यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें आप खुद चेक कर सकते हो भाई स्टॉक में कब से आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, साथ में इसका टारगेट क्या होने वाला है। ठीक है, टारगेट भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो के एंड में मैं आपको टारगेट बताऊंगा। साथ में और भी कई इंपॉर्टेंट चीजें स्टॉक के बारे में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अगर स्टॉक के करंट शेयर प्राइस की बात करें तो अभी जो करंट शेयर प्राइस है 17 रुपये 28 पैसे, 1728 रुपये 30 पैसे यहाँ पे स्टॉक का करंट शेयर प्राइस चल रहा है। साथ में 3 रुपये 75 पैसे की एक जबरदस्त गिरावट यहाँ पे स्टॉक में आज देखने को मिली। देखा जाए तो 0.22% की एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे आज हुई है। ठीक है, 0.22% गिरावट भी काफी ज्यादा है स्टॉक को शेयर प्राइस को देखते हुए। ठीक है, अगर इस स्टॉक के लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 1363 रुपये 55 पैसे से चल के 1794 रुपए के आसपास गया था। देखा जाए तो यहाँ पे एक अच्छा खासा 70-80% रिटर्न आपको देखने को मिला। ठीक है, साथ में स्टॉक में अगर डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे डिविडेंड 1.10% है। देखा जाए तो कंपनी उसी केस में डिविडेंड अनाउंस करती है जहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की कमी होती है। जिन स्टॉक्स में आपको पब्लिक इन्वेस्टर्स कूट कूट के भरे हुए मिलेंगे वहां पे आपको डिविडेंड देखने तक को नहीं मिलता। अगर स्टॉक के पी रेशियो की बात करें तो स्टॉक के अंदर जो ट्रेंड है वो एवरेज से थोड़ा सा कम है। हालांकि अपने अपर सर्किट की तरफ जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे ट्रेंड है, जो पॉजिटिव मोमेंटम है, वो थोड़ा सा एवरेज से थोड़ा सा धीमा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में कि भाई कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी है, कंपनी की जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है, साथ में जो सेल्स रिपोर्ट है वो क्या बोलती है। तो उसके लिए हम कंपनी का फाइनेंशियल क्वार्टरली रिजल्ट जून 2024 को एक बार विजिट करते हैं। अगर यहाँ पे रिवेन्यू की बात करें तो जो स्टॉक का रिवेन्यू है वो 69,000 करोड़ के आसपास है, मतलब 69,000 करोड़ के आसपास कंपनी का स्टॉक का रिवेन्यू है। साथ में अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो यहाँ पे आपको 118% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। साथ में अगर नेट इनकम की बात करें तो 16,000 करोड़ से ज्यादा की नेट इनकम है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 33% से ज्यादा की आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो 21.59 है। साथ में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 2% से के नियर बाई गिरावट देखने को मिलती है। साथ में अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे 23.78% है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपको 38% की गिरावट के साथ देखने को मिलता है। देखा जाए तो यहाँ पे जो स्टॉक का रिवेन्यू है, कंपनी का जो रिवेन्यू है वो काफी ज्यादा है, काफी प्रॉफिट के अंदर कंपनी चल रही है। पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे 118% की ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, काफी जबरदस्त चीज है। और देखा जाए तो देखो, जो क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं उसमें प्रॉफिट और लॉस तो होते रहते हैं। जरूरी नहीं होता कि हर 2-3 महीने के बाद जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं 3 महीने के बाद, जरूरी नहीं होता भाई इस बार का जो क्वार्टर है वो पिछले क्वार्टर जैसा रहे। हो सकता है पिछली बार सेल्स कम हुई हो, इस बार सेल्स ज्यादा हो, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आपको हर क्वार्टर में एडजस्ट करना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आपको देखने को मिलेगा। बस आपको ये देखना चाहिए कि भाई कंपनी रिवेन्यू जनरेट कर रही है या बिल्कुल नहीं कर रही। ठीक है, वो पॉइंट सबसे ज्यादा मेजर होता है। अब बात करने वाले स्टॉक की थोड़ी सी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो स्टॉक की मार्केट कैपिटल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर स्टॉक की मार्केट कैपिटल देखी जाए जो कि इसकी प्राइस रेंज है, तो उसके हिसाब से इसकी मार्केट कैपिटल बिल्कुल परफेक्ट है। अगर देखो यही प्राइस रेंज किसी पावर सेक्टर की होती
तो यहाँ पे जो आपको मार्केट कैपिटल है वो कम से कम 30 लाख या 40 लाख करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलती। और अगर यही प्राइस रेंज किसी मेटल सेक्टर का होता, जैसे मेटल, एल्यूमिनियम या इस तरीके के मैन्युफैक्चरर्स का होता, तो यहाँ पे आपको यही मार्केट कैपिटल कम से कम 70-80 हज़ार करोड़ के आसपास देखने को मिलती। और अगर यही रियल एस्टेट वगैरह के आसपास होती तो यहाँ पे आपको ये 4-5 हज़ार करोड़ के आसपास देखने को मिलती। और अगर यही शेयर प्राइस किसी ज्वेलरी स्टॉक का होता तो यहाँ पे आपको 6,000 से लेके 15,000 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैपिटल देखने को मिलती। देखो मार्केट कैपिटल काफ़ी ज़रूरी होता है स्टॉक की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर मार्केट कैपिटल ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है और स्टॉक की परफॉर्मेंस गिर जाती है। और अगर किसी भी स्टॉक के अंदर मार्केट कैपिटल जितनी ज़्यादा कम रहेगी वहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है और स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, इसके पीछे का क्या रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो अगर कोई भी शेयर है, तो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े से अजीब टाइप के हैं। जैसे स्टॉक दौड़ेगा तब सारे पैसे लगाना शुरू कर देंगे, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे, लेकिन प्रमोटर माल निकालना शुरू कर देते हैं और स्टॉक की परफॉर्मेंस वहाँ पे गिर जाती है। और अगर कोई भी स्टॉक का शेयर प्राइस गिरता है तो प्रमोटर जितना गिरता है उतना ज़्यादा माल उठाते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है, साथ में स्टॉक के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम भी आ जाता है। अब बात करने वाले हैं दो ऐसे की पॉइंट के बारे में जो किसी भी स्टॉक की जान होती है, उसके बिना तो ये एनालाइज करना ही मुश्किल हो जाता है कि स्टॉक के अंदर रिटर्न है कि नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट है आरओई। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। देखो अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न मिलेगा, वो 13.64% की 13 रुपये 64 पैसे के आसपास एक एवरेज है। और आरओसी की बात करें कि यहाँ पे इसी कन्वर्जेंस कर जो रेशियो है इसको हमने कन्वर्ट कर रखा है यहाँ पे कैपिटल के अंदर, रिटर्न ऑन कैपिटल, कि भाई जो आपको कैपिटल के बेस पे कितना रिटर्न मिलेगा, यहाँ पे इक्विटी प्लस में जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा उसका रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे 3.06 के आसपास एक रेशियो है। तो यहाँ पे जो आपको कैपिटल पे रिटर्न मिलेगा, मतलब जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो 3.06 के आसपास है। साथ में बात करने वाले हैं स्टॉक की बुक वैल्यू के बारे में। देखो किसी भी स्टॉक की जो बुक वैल्यू है, सबसे पहले बुक वैल्यू को समझते हैं वो क्या चीज़ होती है। देखो किसी भी शेयर की जो लाइफ टाइम बाई और सेल होती है उसकी जो एवरेज होती है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। देखा जाए तो बुक वैल्यू किसी भी कंपनी या स्टॉक का सबसे मजबूत रेसिस्टेंस होती है। कोई भी कंपनी अपने शेयर प्राइस को बुक वैल्यू से नीचे नहीं गिरा सकती। अगर वो बुक वैल्यू से नीचे अपने शेयर प्राइस को गिरा देती है तो वहाँ पे देखो पब्लिक इन्वेस्टर्स का तो पता नहीं, लेकिन डीआईआई, एफआईआई और प्रमोटर की वहाँ पे दब के ठुकाई होती है। और जिस स्टॉक में एक बार प्रमोटर की ठुकाई हो जाती है उस कंपनी या उस स्टॉक में दोबारा आपको प्रमोटर देखने को नहीं मिलेंगे, वहाँ प्रमोटर आते ही नहीं। ठीक है, और वो कंपनी पूरी तरह से डिलिस्ट होने की कगार पे आके खड़ी हो जाती है और कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। साथ में सेबी उसको एएसएम और जीएसएम की लिस्ट में डाल देता है, साथ में उस पर सर्विलेंस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उसकी हर एक फाइनेंशियल एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, देखा जाए तो स्टॉक की परफॉर्मेंस पूरी तरह से खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है। ठीक है, और स्टॉक जल्दी ही आपको डिलिस्ट होने की कगार पे देखने को मिलेगा। अगर मान लो स्टॉक डिलिस्ट हो जाता है और आपके सारे शेयर जीरो हो जाते हैं तो आपको रिकवरी के तौर पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे जो फेस वैल्यू है उसको हम रिकवरी बोलते हैं। यहाँ पे आपको 1 रुपये पर शेयर आपको एज ए रिकवरी मिलेगा, चाहे वो शेयर आपने 100 रुपये का खरीदा हो, 500 का, 1000 का या 1500 का, लेकिन वो चीज़ मैटर यहाँ पे करती नहीं। यहाँ पे ये सिर्फ मैटर करता है कि आपने कितनी क्वांटिटी ले रखी है और पर क्वांटिटी आपको यहाँ पे 1 रुपये एज ए रिकवरी अमाउंट मिलेगा। देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू को कभी कंसिडर किया ही नहीं जाता, क्योंकि अगर आप कोई भी शेयर खरीदोगे तो जाहिर सी बात है भाई आप प्रॉफिट के साथ वहाँ प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे। अगर मार्केट में आपको न्यूज़ मिल गई कि भाई कंपनी डिलिस्ट होने वाली है तो जाहिर सी बात अगर आप प्रॉफिट में नहीं हो तो थोड़ा सा लॉस झेल के निकल लोगे, लेकिन फेस वैल्यू तक आने का कोई भी इंतजार नहीं करता। अब बात करने वाले एचडीएफसी बैंक स्टॉक के अंदर, अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितने कितने टाइम पीरियड पे कितना कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप इसमें 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो आपको यहाँ कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। साथ में 1 मंथ की अगर आपकी होल्डिंग है तो 6% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप 3 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 1.25% के आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप इस स्टॉक को 6 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 17-17.5% का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप इसे 9 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको नियर बाई 1.5% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप इसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो अलग अलग टाइम पीरियड के लिए तो देखते हैं यहाँ पे कितना कितना रिटर्न आपको देखने को मिलता है। अगर आप इस स्टॉक को 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 14.5% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 2 ईयर्स की होल्डिंग पे 22% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 ईयर्स की होल्डिंग पे 9% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 4 ईयर्स की होल्डिंग पे 55% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और 5 ईयर्स की होल्डिंग पे आपको यहाँ पे 38 के नियर बाई आपको 38% की नियर बाई आपको रिटर्न देखने को मिलता है। अगर एक एवरेज देखी जाए तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कोई खास रिटर्न नहीं है। 6 मंथ में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टॉक के 2 अपर सर्किट होते हैं हर 6-6 महीने के।
ठीक है। एक बार जो अपर सर्किट लगता है वो इस बार जो अपर सर्किट है वो थोड़ा सा डिले हो गया सितंबर में, नहीं तो इसके 2 अपर सर्किट होते हैं और हर 6 महीने में ये लगभग एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम के साथ चलता है। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में 6 मंथ के अलावा कोई भी अच्छा खासा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। 4 और 5 ईयर्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर टाइम पीरियड है जहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मार्केट से रिटर्न देखने को मिलेगा। अब बात करने वाले स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो किसी भी स्टॉक का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, फंडामेंटल के लिए भी शेयर होल्डिंग पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमें बताता है भाई स्टॉक के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, स्टॉक के अंदर कितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट या मोमेंटम देखने को मिलेगा, साथ में यहाँ पे किस किस बंदों ने कितना कितना माल दबा रखा है। अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर प्रमोटर्स की कोई भी होल्डिंग नहीं है, ठीक है। साथ में इस ईयर भी यहाँ पे आपको प्रमोटर्स की कोई होल्डिंग देखने को नहीं मिलती। और अगर यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 30.03% की यहाँ पे होल्डिंग थी डीआईआई की, जो इस साल बढ़ के 35.50% हो गई, मतलब 35.5% के आसपास डीआईआई की होल्डिंग हो गई है। साथ में अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 53.91% की यहाँ पे होल्डिंग थी, जो इस साल घट के यहाँ पे 47.15% की होल्डिंग बच गई है। साथ में अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे पिछले साल 16.06% की यहाँ पे होल्डिंग थी, जो इस साल 17.36% की होल्डिंग हो गई है बढ़ के, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है वो काफ़ी कम है, ठीक है। और किसी भी स्टॉक के अंदर अगर आपको पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कम मिलेगी तो वहाँ पे आपको डिविडेंड भी अच्छा खासा मिलेगा और परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। अब देखो एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि भाई अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदते हो तो उसके अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न आखिर कितना होना चाहिए। तो अगर आप कोई भी शेयर खरीदते हो तो उसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कम से कम 35% के नियर बाई होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए। और वो जो होल्डिंग पैटर्न होना चाहिए, जो होल्डिंग किस उस पैटर्न में किस किस की होल्डिंग होनी चाहिए, प्रमोटर, डीआईआई, एफआईआई और गवर्नमेंट, इन चारों की होल्डिंग मिला के कम से कम 35% तो स्टॉक के अंदर होनी चाहिए पॉजिटिव परफॉर्मेंस के लिए। अगर 35% से जितनी ज़्यादा वहाँ पे होल्डिंग होगी उतना ज़्यादा आपको पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा। साथ में अगर होल्डिंग 80 या 70, 80, 90% की नियर बाई होती है तो उस स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर मान लो किसी स्टॉक के अंदर होल्डिंग 50-50% की मिल जाती है कि 50% पब्लिक इन्वेस्टर्स की और 50% इन चारों की, ठीक है, तब वहाँ पे स्टॉक्स में आपको शॉर्ट टर्म में एक जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर होल्डिंग 35 या 35% से नीचे चली जाती है इन चारों की होल्डिंग, तो समझ लेना उस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। आप वहाँ से जितनी जल्दी निकल सकते हो निकल लो, नहीं वहाँ पे आपको पॉजिटिव परफॉर्मेंस की जगह एक नेगेटिव परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी और लॉस के अलावा आपको कुछ भी वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि अगर किसी भी स्टॉक में 30 या 35% से नीचे अगर आपको होल्डिंग मिलती है तो आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको लॉस के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी कवरेज एचडीएफसी बैंक स्टॉक को लेके, साथ में इसकी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस को लेके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितनी भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, अपने आप को अपग्रेड करते रहे। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।